वांगशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक सीजन 2 पेनफुल लव लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, ईपो जो है उसकी आंखों का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन वैन रोहान ईपो के डैड को जान से मार डालता है। मरने से पहले ईपो के डैड ईपो को सोयोंग को सौंप देता है, क्योंकि ईपो देख नहीं सकता। इसलिए वो सोयोंग से कहता है कि वो ईपो को प्रोटेक्ट करे। सोयोंग जो है वो ईपो को धनबा गांव भेज देता है। वहाँ के सिटी हॉस्पिटल में ईपो का इलाज चल रहा होता है। जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है और ईपो की आंखों की पट्टी हट जाती है, तो पता चलता है कि ईपो की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई है। ईपो नहीं देख सकता। तभी अचानक से जैन भी ईपो को देख लेती है और ईपो की हालत देखकर जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास और हैरान हो जाती है कि ईपो के साथ क्या हो गया है। तो अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जैन वो कहती है, वो अल्फाज सुनते ही ईपो जो है वो अपने सर को थोड़ा सा जैन की तरफ मूव करके कहता है, कौन? डॉक्टर? डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर ने तो मुझसे कहा था ऑपरेशन के बाद मेरी आंखों की रोशनी वापस चली आएगी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ईपो बोलता जा रहा था, लेकिन जो जैन है उसका पूरा ध्यान जो था वो ईपो के चेहरे पर ही था। ईपो के चेहरे पर जो निशान थे, जो कि जख्मों से लगे हुए थे, कुछ निशान तो भर गए थे, अभी भी कुछ निशान ईपो के चेहरे पर ही थे। जैन जो है वो पास उन निशानों को ही देख रही थी। तभी जो ईपो है वो जैन का हाथ पकड़कर जैन से कहता है, डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? जैसे ही ईपो जैन का हाथ पकड़ता है, जैन जो है वो अपने ख्यालों से वापस चली आती है। फिर वो ईपो की तरफ देखती है। जैन की आंखों में आंसू भर गए थे। जैन का गला भी अब भर सा गया था। वो अपनी भारी गले से ईपो से कहती है, मिस्टर वैंग, सब ठीक हो जाएगा, आप बस शांत हो जाइए। ईपो जो है वो जैन से कहता है कि उसे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जैन जो है वो अपना सर झुकाती है। जैन की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उसके बाद जैन जो है वो चुपचाप खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जैन बहुत ही स्पीड में वहाँ से चली जाती है। जाते हुए जैन जो है वो किसी की तरफ नहीं देखती, बस स्ट्रेट अपने कैबिन की तरफ ही जा रही थी। कैबिन के अंदर जाने के बाद जैन जो है वो अपने कैबिन का दरवाज़ा बंद करती है और जल्दी ही जाकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। खिड़की के पास खड़े रहने के बाद जैन एक हाथ को अपने मुंह पे रखती है ताकि उसके रोने की आवाज़ कैबिन से बाहर न चली जाए। फिर जो जैन है वो ज़ोर ज़ोर से रोती है। जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतने सालों के बाद ईपो को देखा, उस वांग ईपो को देखा, जिस वांग ईपो को पहली बार देखने के बाद जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उस वांग ईपो को आज देखकर जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि ईपो के साथ ये क्या हो गया है। एक वक्त पे ईपो जब जैन के घर आया था, ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे नाम पूछा था। ईपो का अपीयरेंस देखकर जैन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। जैन को याद आता है जब वो पहली बार ईपो से मिलने के लिए उसके ऑफिस चली गई थी। जब जैन ने नज़र उठाकर ईपो की तरफ देखा था, ईपो के शार्प फीचर्स देखकर जैन की आंखें बड़ी हो गई थी। ईपो के जो डार्क ब्लैक आइज़ है जो काफ़ी ज़्यादा चमक रहे थे, और ईपो जिस तरह से सिगरेट पी रहा था, उसका जो ऑरा था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डार्क था। लेकिन आज का ईपो पूरी तरह से चेंज हो गया था। जैन को यकीन नहीं हो रहा था ये वही ईपो है जिस ईपो से जैन इतना प्यार किया करती थी। इतने सालों तक जैन हर बार दुआ करती थी कि बस दूर से ही वो एक बार ईपो को देखे कि ईपो खुश है, वो सही सलामत है। लेकिन आज ईपो को अचानक इस तरह अपने सामने देखकर जैन जो है वो अपने इमोशंस को ना कंट्रोल नहीं कर पाती है। जैन बहुत रोती है। उसको बार बार याद आता है कि किस तरह ईपो अपने हाथों को हवा में उठाकर महसूस करता है कि उसके सामने कोई है या नहीं। किस तरह ईपो की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो डॉक्टर से कह रहा था उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज जैन उसके सामने थी और ईपो को जैन दिखाई नहीं दे रही थी। जैन जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ही ज़्यादा। उसे अपने बीते हुए कल के दिन दोबारा याद आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी ओर जो ईपो होता है, जैसे ही जैन वहाँ से चली जाती है, अचानक जैन की जाने से जो ईपो है वो दोबारा कहता है, डॉक्टर, डॉक्टर। लेकिन जैन कोई भी जवाब नहीं देती। तभी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर ईपो के पास आता है और ईपो से कहता है,
मिस्टर वांग यीबो, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद ऑपरेशन के दौरान कोई गलती हो गई हो। आप प्लीज़ शांत हो जाइए, हम कुछ टेस्ट और करेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यकीन है कि आपकी आंखों की रोशनी वापस चली आएगी। आपकी आंखें इतनी डैमेज नहीं है कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाए। लेकिन आप प्लीज़ शांत हो जाइए। इस तरह रोने से आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ आप शांत हो जाइए। पहले हमें कुछ टेस्ट करने दीजिए, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। इतना कहने के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। डॉक्टर्स को ऐसा लगा था वांग यीबो जैसे ही अपने सामने डॉक्टर्स को देखेगा और उन लोगों के बीच में एक अच्छा सा फ्रेंडली माहौल होगा, जिससे वांग यीबो आने वाले कल में कभी भी उन्हें अगर प्रॉब्लम हो तो उनकी हेल्प कर सकता है। उनके सपोर्ट में वांग यीबो होगा तो उनका जो बैक सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यीबो ने तो उन्हें देखा भी नहीं। उनके जाने के बाद यीबो बेड पे बैठा हुआ था। तभी जो नर्स है वो यीबो के पास आती है। फिर वो यीबो से कहती है, मिस्टर यीबो, आप शांत हो जाइए, प्लीज़ घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हमारा हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। इतना कहने के बाद ही नर्स उठती है और वहाँ से जा रही होती है। जैसे ही नर्स वहाँ से जा रही होती है तभी यीबो जो है वो नर्स को बुलाता है और उससे कहता है, नर्स, आप ये सामान लेना भूल गई। इतना सुनते ही जो नर्स है वो वापस मुड़ जाती है और वो जो सामान था, यानी कि यीबो की आंखों की जो पट्टियाँ खुल गई थी और उस ट्रे पे रखी गई थी, पता नहीं उस ट्रे को क्या कहते हैं, तो उस पे रखी गई थी। तो नर्स उसे उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही नर्स जा रही होती है वो रुक जाती है और सोचती है कि यीबो को कैसे पता कि मैंने नहीं उठाया। तो वो यीबो की तरफ पलट कर देखती है। जैसे ही वो यीबो की तरफ देखती है तो यीबो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसी की तरफ देख रहा था। नर्स जो है वो थोड़ा हैरान सी हो जाती है कि यीबो मुझे देख रहा है या यीबो को नज़र नहीं आ रहा। तभी नर्स यीबो के करीब चली जाती है, उसकी आंखों के सामने ना अपने हाथ को मूव करती है। तभी यीबो अपनी पलक झपकता है और नर्स से कहता है, क्या देख रही हो आप, मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं। इतना सुनते ही नर्स जो है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। नर्स सरप्राइज हो जाती है। दूसरी ओर जो जैन है उसने अपनी आंखें लाल कर दी थी रोते रोते। उसकी आंखें भी अब सूज गई थी। जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक तो उसे पता नहीं था कि वो यहाँ पर है, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। दूसरा जो जैन है वो ये सोच रही कि यीबो के साथ क्या हुआ कि यीबो की आंखों की रोशनी चली गई। और तीसरा जो जैन है वो ये सोच रही थी कि सोयांग कहाँ पर है, वैंकिंग कहाँ पर है, उसकी फैमिली कहाँ पर है, यीबो यहाँ अकेला क्यों है, उसके पास कोई क्यों नहीं है। हमेशा सोयांग उसके साथ रहता था, उसके भाई की तरह उसके साथ ट्रीट करता था, लेकिन आज सोयांग है कहाँ पर। जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो अपनी आंसुओं को जल्दी अपने हाथों से पहुँचती है और जल्दी अपनी टेबल के पास चली जाती है। वो अपने मोबाइल को उठाकर फिर गूगल करती है और पता करती है वांग यीबो के बारे में। वांग यीबो का नाम लिखते ही सबसे पहले वांग यीबो के फादर की डेथ की न्यूज़ आती है, जिसे सुनकर जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है कि यीबो के डैड की डेथ हार्ट अटैक से हो गई है और यीबो यहाँ पर है। फिर जैन सोचती है अगर यीबो यहाँ पर है तो उसके साथ कोई क्यों नहीं है, किसी एक बंदे को तो होना चाहिए। या तो सभी लोग यीबो के डैड के फ्यूनरल के लिए बिज़ी है, या तो सब लोगों ने उसे छोड़ दिया। अब यीबो के पास कोई नहीं है, यीबो अकेला हो गया है। क्योंकि यीबो को दिखाई नहीं दे रहा तो क्या सबने इसको छोड़ दिया। जैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जैन जो भी सोच रही थी उसको कुछ लॉजिक बन नहीं रहा था। तो जैन जो है वो 3 साल पुरानी सभी जो यीबो के बारे में न्यूज़ थी उन सभी न्यूज़ के बारे में ना रिसर्च करती है। 3 साल पुरानी जितनी भी आर्टिकल्स अभी तक यीबो के बारे में आए हैं, जैन जो है वो सभी आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करती है। सबसे पहले 3 साल पुरानी जो आर्टिकल दिखाई जाती है वो यीबो की शादी की थी। यीबो ने मे से शादी कर ली थी। ये पढ़ते ही जैन जो है वो हैरान हो जाती है कि जैन के मरने के बाद भी यीबो ने शादी की, वो भी अपनी शादी के दिन पर। जैन गहरी सांस लेती है। उसके बाद वो बाकी की आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा हुआ था कि यीबो अपनी वाइफ के साथ हनीमून और अपने बिजनेस ट्रिप के लिए फ्रांस गया हुआ है। वहाँ पर यीबो का काफ़ी ज़्यादा जो बिज़नेस है उसे भी यीबो ने वहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ है। यीबो के डैड ने सारी प्लानिंग्स पहले से ही कर दी थी
ईबो के डैड नहीं चाहते थे कि ईबो की मेंटल सिचुएशन या ईबो के एक्सीडेंट के बाद या ईबो की कोई भी प्रॉब्लम दुनिया को पता चले। जब जैन मर गई थी, ईबो जो है वो काफ़ी देर तक शॉक में था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ भी कर नहीं रहा था। बिजनेस पर भी उसका कोई ध्यान नहीं था, सारा बिजनेस सोयांग ही हैंडल कर रहा था। इसी दौरान जो ईबो के डैड को जैसे ही पता चलता है सोयांग से कि ईबो की कंडीशन कैसी है, उसके डैड ने तो उसे फ्रांस भेजा ही था, लेकिन न्यूज़ में उसने ये छपवाया था कि ईबो जो है वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर और बिजनेस ट्रिप पर फ्रांस गया हुआ है, जो कि आर्टिकल में लिखा हुआ था। जैन जैसे ही आर्टिकल पढ़ रही होती है, जैन पढ़ते पढ़ते उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मरने के बाद भी ईबो इतना खुश था। जैन जो है वो 24 घंटे ईबो के बारे में ही सोच रही होती है, लेकिन ईबो ने एक भी बार जैन के बारे में कुछ लिखा क्यों नहीं है कि वो जैन को ढूंढ रहा है। जैन का दिल टूट जाता है, लेकिन जैन जो है वो कंटिन्यू आर्टिकल्स पढ़ रही होती है। उसके बाद ज़्यादातर कुछ लिखा नहीं था ईबो के बारे में, सिवाय ईबो की मॉम की डेथ के और उसके बाद ईबो के डैड के डेथ के बारे में। ईबो का एक्सीडेंट हो गया है या ईबो की आंखों की रोशनी जा चुकी है, वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था। जैन के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर जो जैन है वो सोयांग के बारे में पता करती है, तो सोयांग के बारे में भी ज़्यादा कुछ उसे पता चलता नहीं है। फिर जो जैन है वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल करती है और उसे ईबो के सभी डिटेल मांगती है कि ईबो के साथ कौन आया था, ईबो के जो फैमिली मेम्बर है उनमें कौन कौन है, ईबो किसी से फ़ोन पे क्या बात करता है तो उसका फ़ोन नंबर क्या है। जैन ने सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट मांगी थी और ईबो की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी थी, जो कि कुछ ही देर में जैन के टेबल पे आ गई थी। जैन जो है वो सबसे पहले ईबो के कॉन्टैक्ट लिस्ट पढ़ती है कि ईबो के साथ यहाँ कौन आया था, तो वहाँ पर लैंस चैन का नाम था, सोयांग का नाम नहीं। ईबो जिससे बात करता है वो सोयांग है, लेकिन ईबो के पास अपना एक फ़ोन होता है जो कि कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर्स को नहीं बताया गया था सिवाय नर्स के। इसीलिए ईबो के पास फ़ोन है, वो किसी से बात करता है, ये किसी को पता नहीं था और जैन को भी पता नहीं चलता। कॉन्टैक्ट में लैंस चैन के अलावा किसी और का नाम नहीं था, सोयांग का नाम कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था। पढ़ते हुए जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि सोयांग का नाम कहीं पर क्यों नहीं है। फिर जो जैन है वो अपने आप के साथ ही सोचती है कि कहीं सोयांग मर तो नहीं गया है। अगर सोयांग मर गया है तब जाकर कोई और ईबो के साथ हो सकता है, लेकिन अगर सोयांग जिंदा है तो ईबो को सोयांग ने अकेला क्यों छोड़ा। उसके बाद जैन ईबो की मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू करती है। मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखा गया था कि ईबो का एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से उसकी आंखों में कांच की वजह से चोट लग गई थी और ईबो की आंखों का ऑपरेशन हो गया था और उसे यहाँ पर इमरजेंसी लाया गया ताकि उसके बाकी का ट्रीटमेंट किया जा सके। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। जैन फिर अपने मन में ही सोच रही थी कि ईबो के पास जो लैंस चैन आया था जिसने ईबो को यहाँ रखा, वो है कौन, और वैंकिंग कहाँ पर है, वो ईबो से मिलने के लिए क्यों नहीं आई। जैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सालों में ईबो के साथ क्या हुआ है। हालांकि ईबो के पास एक फ़ोन भी है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ नर्स को पता है, और उस फ़ोन पे ईबो बस सोयांग के साथ ही बात करता है, इसलिए फ़ोन के बारे में जैन को पता नहीं चलता और जैन को ऐसा लगता है या तो सोयांग ने ईबो को धोखा दे दिया या तो सोयांग की मौत हो चुकी है। जैन जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद जो जैन है वो अपनी सीट से उठती है और वो वापस अपनी कैबिन से बाहर चली जाती है। वो स्पीड में चल रही थी, वो वापस ईबो के कैबिन के पास चली जाती है। जैसे ही वो ईबो की कैबिन के पास पहुंच जाती है, वो दरवाज़ा हल्का सा खोल कर अंदर झांक कर देखती है कि ईबो क्या कर रहा है। ईबो जो है वो चुपचाप बेड के ऊपर बैठा हुआ था। ईबो कुछ नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल लाचार अंधे इंसान की तरह ही बैठा हुआ था। तभी जो नर्स है जो कि चेयर पे बैठी हुई थी, उसकी नज़र जैन पे पड़ती है। जैन को देखते ही वो चेयर से खड़ी हो जाती है और रिस्पेक्ट में अपना सब बो डाउन करती है। जैन दूर से उसे इशारा देती है और उसे बाहर बुलाती है। जो नर्स है वो चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद करती है। जैन जो है वो बाहर कॉरिडोर में ही नर्स का इंतज़ार कर रही थी। नर्स जैसे ही जैन के पास चली आती है, फिर जो नर्स है वो जैन से कहती है, मैडम आपने मुझे बुलाया। तभी जैन उससे कहती है, क्या तुम मुझे इस
पेशेंट की इन्फॉर्मेशन देख सकती हो? इसके साथ हुआ क्या है, इसके साथ कौन है, मुझे इसके बारे में सभी डिटेल्स चाहिए। जो नर्स है वो उसे कहती है, मैम आपको सभी डिटेल्स रिसेप्शनिस्ट के पास ही मिलेगी। तभी जो जैन है वो उसे कहती है, ठीक है तो मैं वहाँ से ले लूँगी, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकती हो उस पेशेंट के बारे में? ये करता क्या है, इसका नाम क्या है, क्या ये किसी से फ़ोन पे बात करता है, मतलब ना रिसेप्शन के पास जाकर किसी को कॉल करता है या नहीं? जो नर्स है वो अपना सर नाम में नोट करती है और उससे कहती है, जी नहीं मैडम, ये बिल्कुल भी किसी से फ़ोन पे बात नहीं करते। ये तो बस जब बोर होते हैं तो गार्डन में घूमने के लिए चले जाते हैं और इनसे अभी तक कोई मिलने के लिए भी नहीं आया। ये बात सुनने के बाद जैन जो है वो गहरी सांस लेती है। उसके बाद फिर वो नर्स से कहती है, अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके अलावा मिलती है तो मुझे जल्दी इन्फॉर्म करना, और हाँ इस बारे में किसी को मत बताना, इस पेशेंट को भी नहीं। और हाँ, और एक बात, मेरे जाने के बाद क्या इस पेशेंट ने मेरे बारे में कुछ पूछा? ये बात सुनते ही जो नर्स होती है उसके दिमाग में फ्लैशबैक आ जाता है। नर्स को याद आता है जब वो ईबो के पास गई थी और ईबो के चेहरे के सामने अपना हाथ वेव कर रही थी देखने के लिए ईबो को दिखाई दे रहा है या नहीं। तभी जो है वो ईबो से कहता है कि आप क्या देख रही हो, मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं? ये बात सुनने के बाद जो नर्स है वो सरप्राइज़ हो गई थी कि ईबो को दिखाई दे रहा है, लेकिन नर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ईबो ने झूठ क्यों कहा। तभी जो ईबो है वो नर्स से कहता है कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद करे, ईबो को उससे बात करनी है। नर्स जो है वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करती है और फिर ईबो के पास आकर खड़ी हो जाती है। ईबो नर्स को बैठने का इशारा देती है। नर्स चुपचाप बैठ जाती है। फिर जो ईबो है वो नर्स से कहता है, जो मेरे सामने लड़की थी वो है कौन? तो नर्स उसे बताती है, ये यहाँ की डायरेक्टर है, इनका नाम जैन है। जैन नाम सुनते ही ईबो के होंठों पर हल्की सी स्माइल आती है। तो ईबो जो है वो अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। ईबो को यकीन नहीं हो रहा था कि आंखें खोलने के बाद सबसे पहला चेहरा वो जैन का देखेगा। तभी वो फिर दोबारा नर्स की तरफ देख और उसे कहता है, नर्स मुझे दिखाई देता है, ये सिर्फ तुम्हें पता है, तुम्हारे अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, अगर डायरेक्टर ने तुमसे कुछ भी मेरे बारे में पूछा तो तुम बस इतना ही बताना जितना इस हॉस्पिटल में सभी को पता है। मैं किसी से फ़ोन पे बात करता हूँ ये मत कहना। और हाँ, अगर उसने तुमसे ये पूछा कि मैंने तुमसे जैन के बारे में कुछ पूछा या नहीं तो ये कह देना कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है? मुझे ऐसा लगा था कि मैं बात डॉक्टर से कर रहा हूँ, किसी और से नहीं। इतना सुनने के बाद नर्स अपना सर हाँ में नोट करती है। तभी जैन नर्स से कहती है, मैंने आपसे कुछ पूछा? जैन की आवाज़ सुनते ही नर्स अपने ख्यालों से वापस चली आती है। फिर वह जैन की तरफ देखकर जैन से कहती है, मैडम उन्होंने तो पूछा था कि जो डॉक्टर है ये कहाँ चली गई, तो मैंने उनसे कहा कि आप बाहर चली गई हो, आपको कुछ काम था। ये बात सुनते ही जैन उसे कहती है, इसके अलावा कुछ और पूछा कि मेरा नाम क्या है और कुछ और? तो जो नर्स है वो उसे कहती है, जी नहीं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा। ये सुनने के बाद जैन अपना सर हल्का सा शुक करती है। फिर वो नर्स की तरफ देखकर दोबारा उसे कहती है, आज के बाद अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें एक्स्ट्रा मिलती है पेशेंट के बारे में तो मुझे जल्दी इन्फॉर्म करना। फिर चाहे मैं कितनी ही बिजी क्यों ना हूँ, तुम मेरे कैबिन में आ सकती हो, ठीक है? ये कहने के बाद जैन नर्स को जाने का इशारा देती है। जैसे ही नर्स जो है वो जा रही होती है तभी जो जैन है वो उसे दोबारा बुलाकर उसे रोक देती है। नर्स जो है वो पीछे मुड़कर जैन की तरफ देखती है। तभी जो जैन है वो नर्स के पास चली आती है और उससे कहती है, आज के बाद इस पेशेंट का ज़्यादा ध्यान देना, वो अकेला कहीं पर भी घूमना नहीं चाहिए और ख्याल रखना वो किसी भी चीज़ से टकराए ना, उसे जो भी चाहिए उसे दे दो और उसके खाने में उसके पीने में ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? ये कहने के बाद जो जैन है वो उसे जाने का इशारा देती है और जो जैन है वो काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रहती है और सोचना शुरू करती है। कुछ देर तक खड़ी रहने के बाद जैन जो है वो वहाँ से चली जाती है। चलते हुए भी जैन ईबो के बारे में ही सोच रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ईबो के साथ ऐसा क्या हो गया और इन्फॉर्मेशन भी ईबो की पूरी मिली नहीं। तो चलते चलते ये सोचते हुए जैन जो है वो दोबारा ईबो के कैबिन के बाहर खड़ी हो जाती है। वो ईबो के कैबिन का दरवाज़ा धीरे धीरे खोलती और अंदर चली जाती है। तब तक जो ईबो है वो सो चुका था। वो ईबो के बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर वो बेड के बगल में आकर बैठती है। वो चुपचाप ईबो का चेहरा देख रही थी।
आज काफ़ी अरसों के बाद उसने ईबो का चेहरा देखा था। वो ईबो को गले लगाना चाह रही थी, उसके चेस्ट पे अपना सर रखना चाह रही थी। वो अपने हाथ को ईबो के नज़दीक तो बढ़ाती है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसने आर्टिकल में पढ़ा है कि ईबो की शादी हो गई है। ईबो की शादी की वजह से ही जैन जो है वो अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। वो बस ईबो की तरफ ही देख रही थी। फिर वो धीरे धीरे कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। मेरे लिए जो तुम पहले थे वो आज भी हो। ये कहने के बाद जैन की आंखों से आंसू बहते हैं, जो कि वहीं बेड के ऊपर टपक कर गिर रहे थे। उसके बाद जैन जो है वो गहरी सांस लेती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। जैसे ही जैन रूम से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद करती है, तभी जो ईबो है वो अपनी आंखें खोलता है। ईबो के होंठों पर हल्की सी स्माइल थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जैन आज भी ईबो से इतना प्यार करती है। जैन के दिल में आज भी ईबो के लिए वही फीलिंग्स हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। ईबो जो है उसे पूरी तरह से यकीन था कि जो जैन है वो ईबो के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकालेगी। ईबो को ये भी पता है कि जैन जो है उसे ईबो की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है, लेकिन जो जैन है वो ईबो के सामने नहीं आएगी, क्योंकि अगर जैन को आना होता तो वो तो कब का आ गई होती। इस तरह ईबो से छुपी हुई नहीं होती। दूसरी ओर जो जैन है वो पूरी तरह से कोशिश करती है, एक तो वो ईबो पे नज़र भी रखे, लेकिन ईबो को पता न चले कि जैन जिंदा है और इसी हॉस्पिटल में है। जैन काफ़ी ज़्यादा ईबो के लिए ना अब परेशान हो गई थी। उसे ईबो की काफ़ी ज़्यादा केयर करनी थी, क्योंकि ईबो जो है वो हर बार जैन के सामने ना बेचारा बनकर ही रहता है, जिससे जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना इमोशनल हो जाती है। एक वक्त ऐसा था जब जैन जो है अकेली थी, तब ईबो ने ही उसे सहारा दिया था। आज ईबो के पास कोई नहीं है सिवाय जैन के, इसलिए जैन ईबो का सहारा बनना चाहती है, लेकिन जैन ईबो के सामने भी नहीं आना चाहती, क्योंकि अगर एक बार जैन ईबो के सामने आ गई तो वो ईबो से अलग दोबारा नहीं हो सकती है। इसलिए जैन अपनी दूरी बरकरार रखती है, लेकिन ईबो पर 24 घंटे नज़र रखती है। जिस दिन जैन ने नर्स से कहा था कि वो ईबो का ख्याल रखें, वो ईबो की हर एक ख्वाहिश को पूरा करे, यहाँ तक कि अगर ईबो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो जैन को बताए। नर्स ने हर एक छोटी सी छोटी बात जैन को बताई, जो कि ईबो ने ही उसे कहा था कि जैन को बताने के लिए। जब नर्स ने ईबो से कहा था कि जैन ईबो के बारे में पूछ रही थी, ईबो ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे इस खेल में अब मज़ा आने लगा था। एक तरफ से जैन और दूसरी तरफ से वैन रहान। ईबो बस चुपचाप अंधे बनने का नाटक करता है, क्योंकि वो जानता है उसके अंधे बनने से उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो वैन रहान जो है वो उसे कमज़ोर समझेगा, और दूसरी ओर जैन जो है वो उसे बेचारा लाचार समझेगी, जिसके पास कोई नहीं है। इससे वैन रहान भी भटक जाएगा और जैन भी ईबो के नज़दीक चली आएगी। ईबो बस इस खेल का अब मज़ा लेना चाह रहा है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। ईबो जो है वो अंधे बनने का नाटक बखूबी निभा रहा होता है। जब भी जैन उसके सामने होती है तो वो बेचारा लाचार बनने का नाटक करता है। जैन बस दूर से उसे देख रही होती है। ना चाहते हुए भी ईबो की ऐसी हालत देखकर जैन की आंखों में हर बार आंसू आ जाते, और ईबो हमेशा प्रिटेंड करता कि उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। वो इस जगह पे, इस नई जगह पे अकेला है, जिसे कुछ भी नहीं दिख रहा। ईबो की ऐसी हालत देखते हुए जैन जो है वो डिसाइड करती है कि वो अब ईबो की नर्स बनेगी। बस ईबो के सामने वो ईबो की नर्स बनेगी, ताकि वो ईबो का अच्छे से ख्याल रख सके, क्योंकि आफ्टर ऑल सिर्फ और सिर्फ जैन ही है जिसे ईबो के बारे में पता है। ईबो को क्या चाहिए, ईबो को क्या अच्छा लगता है, और जैन ही है जो ईबो का अच्छे से ख्याल रख सकती है। एक वक्त पे ईबो ने जैन का ख्याल रखा था, और आज वक्त आ गया है कि जैन ईबो का ख्याल रखे। तो जो जैन है वो रिसेप्शनिस्ट पर कॉल करती है और रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि वो नर्स को इन्फॉर्म करे और उसे कहे कि जो डायरेक्टर है वो उसे अपनी कैबिन में बुला रही है। जैसे ही नर्स को मैसेज मिलता है तो वो चुपचाप डायरेक्टर के रूम में पहुंच जाती है। जैन जो है वो नर्स का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही नर्स रूम के अंदर चली आती है वो रेस्पेक्ट में अपना सर बो करती है। फिर जो जैन है वो नर्स से कहती है, नर्स मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो मैं कहती हूँ तुम बस वही करती जाओ, लेकिन हाँ ध्यान रखना
किसी को भी इस बारे में पता ना चले। उसके बाद जो जैन है वो नर्स को अपनी प्लानिंग बताती है कि उसे करना क्या है। जैन की प्लानिंग सुनने के बाद नर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो बड़ी आंखें बनाकर जैन की तरफ ही देख रही थी। नर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ से मिस्टर वैंग जैन के बारे में जानना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से डायरेक्टर मिस्टर वैंग के बारे में जानना चाह रही है। नर्स पूरी तरह से ना परेशान हो गई थी। तो नर्स बस करती है और अपना सर हाँ में नोट करती है। उसके बाद जो नर्स है वो वहाँ से चली जाती है। नर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये बात हीबो को बतानी है या नहीं। चलते हुए नर्स जो है वो बस यही सोच रही थी और वो हीबो के कैबिन के अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही हीबो नर्स का चेहरा देखता है, हीबो समझ जाता है कि नर्स के मन में कुछ तो बात है। आफ्टर ऑल हीबो माफिया है, उसे तो पता ही है, वो फेस रीडिंग करना जानता है। हीबो जो है ना वो नर्स से कहता है, नर्स क्या बात है, आप कुछ छुपा रही हो। तभी जो नर्स है वो हीबो की तरफ देखती है और हीबो से कहती है, मिस्टर वैंग आपने मेरी बहुत मदद की है, आपने मेरे घर का कर्ज चुका दिया, आपकी वजह से मैंने अपने भाई बहन का कॉलेज का फ़ी भी भर दिया, मैं आपकी बहुत बड़ी कर्जदार हूँ। वो एक्चुअली ना, तो हीबो से कहता है कहो, ये हम दोनों के बीच की बात रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर नर्स हीबो से कहती है, एक्चुअली डायरेक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था। डायरेक्टर का नाम सुनते ही हीबो की होंठों पे ना हंसी आ जाती है। हीबो फिर आराम से बेड पे बैठता है, वो अपनी उंगलियों के साथ ही खेल रहा होता है और नर्स से कहता है, हाँ बोलो, क्या कहा डायरेक्टर ने। हीबो बस चुपचाप स्माइल करते हुए नर्स की एक एक बात सुन रहा था। नर्स कहती है, एक्चुअली डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि वो ना आपका ख्याल खुद रखना चाहती है। एक्चुअली वो चाहती है कि वो आपके सामने नर्स बन के रहे, मतलब जब भी वो आपके पास होगी ना तो वो बस नर्स होगी, ताकि वो आपका ख्याल पर्सनली रखे, आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ये बात सुनते ही हीबो की होंठों से हल्की सी हंसी छूट जाती है। हीबो फिर धीरे धीरे अपने सर को हल्का सा शेक करते हुए कहता है, तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो जैन। तभी वो नर्स की तरफ देखता है और उसे कहता है, जैसा डायरेक्टर ने कहा है तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन ख्याल रखना हम दोनों के बीच की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नर्स जो है वो हाँ में नोट करती है। दूसरी ओर सोयोंग जो है उसके ऊपर अब पूरे वैन कॉर्पोरेशन की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। एक तरफ से सोयोंग काम कर रहा था, दूसरी ओर लैंसचैन, तीसरी ओर जितनी भी बाकी का बाहर का काम था वो सारा काम सोयोंग ने ली सोंग पे ही सौंप दिया था। हालांकि वैंकिंग भी है, लेकिन वैंकिंग को सोयोंग ने बस उसी का काम सौंपा था जो कि वैंकिंग पहले भी करती थी। इस बार काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। सोयोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि जो डीलिंग रशिया के साथ हो रही थी हीबो की एक्सीडेंट के बाद काफ़ी सारा काम जो बिग बॉस है उन्होंने किया था, लेकिन काफ़ी सारा काम बिग बॉस ने खुद तो कर दिया था, लेकिन कुछ काम ना रह गया था, जिस वजह से रशिया की जो माफिया गैंग है वो सोयोंग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी कि उन्हें हीबो से बात करनी है। लेकिन जो सोयोंग है वो हीबो के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाह रहा था। वो हर बार कोई ना कोई बहाना करता था और सारी डीलिंग्स खुद ही करना चाह रहा था। वो कोई भी प्रेशर हीबो पे नहीं डालना चाह रहा था। लेकिन जो रशिया के लोग हैं वो सोयोंग को बार बार धमकी दे रहे थे, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, जिस वजह से सोयोंग ने काफ़ी दिनों से ना हीबो से बात नहीं की थी। सोयोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। पहले का सोयोंग जो कि हमेशा चिल हुआ करता था, आज बेचारे को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो खाना भी आराम से खा सके। सोयोंग काम जल्दी ही ख़त्म करना चाह रहा था, क्योंकि वो हीबो से मिलना चाह रहा था, वो जानना चाह रहा था कि हीबो कैसा है। सोयोंग को तो ये भी पता नहीं है कि हीबो की आंखों की पट्टी खुल गई है। इसी के चलते सोयोंग जो है वो फ़ोन पे बात कर रहा था, फ़ोन पे ही सोयोंग मीटिंग कर रहा था। तभी अचानक से सोयोंग का आदमी सोयोंग के पास आता है। जैसे ही सोयोंग की नज़र उस पर पड़ती है तो सोयोंग उसे दूर से इशारा देता है कि वो वहीं पर रुके। उसके बाद सोयोंग जो है ना वो थोड़ी देर तक बात कर रहा होता है। फाइनली जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो जाती है सोयोंग उस आदमी को इशारा देता है। फिर वो आदमी सोयोंग के पास आता है और अपना सर बो डाउन करता है। उसके बाद फिर वो सोयोंग से कहता है,
सर, लैंसचैन सर का फ़ोन आया था, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो सोयंग जवाब में उसे कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसे कॉल करूँगा और अब तुम जा सकते हो। फिर जो सोयंग है वो लैंसचैन को फ़ोन करता है और उससे बात करता है। तभी लैंसचैन उसे कहता है, सोयंग तुम थे कहाँ पर? कब से मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, कितने दिन हो गए, मैं नॉन स्टॉप तुम्हें फ़ोन किए जा रहा था, एक बार तो रिसीव करते। तो सोयंग जवाब में उसे कहता है, तुम्हें तो पता ही है, रशिया के साथ मीटिंग करते करते मेरा जो दिमाग है ना, मुझे ऐसा लग रहा है अब ये काम करना ना जल्दी बंद कर देगा। जो भी बात मैं उनसे कहता हूँ वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें बस ईवो से बात करनी है। मैं बहाने बना बना कर थक गया हूँ। अब तुम बताओ तुम्हें क्या कहना था। तभी जो लैंसचैन है वो उसे कहता है, तुम्हें याद भी है आज कौन सी तारीख है? बॉस की आंखों की पट्टी कब की खुल गई। ये बात सुनते ही जो सोयंग है ना वो सरप्राइज हो जाता है और उससे कहता है कि क्या, बॉस की आंखों की पट्टी उतर गई? मुझे तो पता ही नहीं चला कब हो गया। तभी जो लैंसचैन है वो उसे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम बिजी थे, इसलिए मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ। अब सुनो, एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा बॉस की आंखों की रोशनी अभी नहीं आई है। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन के दौरान कोई कमी रह गई है, समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स ने तो कहा था ऑपरेशन के बाद बॉस की आंखों की रोशनी आ जाएगी। बॉस की आंखों की रोशनी आना 100% तय था, लेकिन अब क्या हो गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ खुद जाओ, उनसे बात करो, इसी बहाने तुम बॉस से भी मिल लोगे। ये बात सुनने के बाद जो सोयंग है वो उससे कहता है, ठीक है, मैं आज रात को ही निकलता हूँ और कल सुबह तक मैं वहाँ पहुँचूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। अब मैं खुद ही उनसे बात करता हूँ। बात करने के बाद जो सोयंग है वो फ़ोन रख देता है। सोयंग काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसके दिल में बस एक ही होप थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा और वापस वो काम संभालेगा, लेकिन अब सोयंग के सारे सपने टूट गए। तभी वैंकिंग आ जाती है। वैंकिंग सोयंग से कहती है, क्या हुआ सोयंग? तो सोयंग वैंकिंग की तरफ देखकर उसे कहता है, वैंकिंग तुम्हें यकीन नहीं होगा, बॉस की आंखों की आज पट्टी हटा दी गई, लेकिन बॉस को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये बात सुनते ही जो वैंकिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद जो वैंकिंग है वो सोयंग से कहती है, कोई बात नहीं है सोयंग, सब ठीक हो जाएगा, हमें बस कुछ देर और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। क्या पता धीरे धीरे मेडिसिन का असर हो जाए और बॉस धीरे धीरे देखने लग जाए। सोयंग जो है वो बस हाँ में नोट करता है और वैंकिंग वहाँ से चली जाती है। इतनी देर में ही वहन रोहान तक न्यूज़ पहुँच जाती है कि जो वांग यीबो है उसकी आंखों की पट्टी तो हटा दी गई, लेकिन वांग यीबो देख नहीं सकता। उसकी आंखों की रोशनी के आने की चांसेस अब बहुत ही ज़्यादा कम है, या यूँ कहे तो वांग यीबो अब देख नहीं सकता। ये बात सुनते ही वैन रोहान जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसके हाथों में तो अब जैकपॉट लग गया था। वैन रोहान जो है फिर वो अपने आदमियों को बुलाता है और उससे कहता है कि उसे ईबो के बारे में सब कुछ पता करना है कि ईबो कहाँ पर है, वो किससे मिलता है, वहाँ कौन कौन है। उन सब की जानकारी वैन रोहान को 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। उसके बाद ही फिर वैन रोहान अपना दूसरा प्लान बताएगा कि उसे करना क्या है।